रही है। एक बार फिर हरीश रावत ने बड़ा बयान दे दिया है। बीजेपी भागवत के 6 मंत्रों को भूल गई है, ये हरीश रावत कह रहे हैं। और संघ प्रमुख ने उत्तराखंड वासियों को दरअसल 6 मंत्र दिए थे। जब उत्तराखंड पहुंचा गया संघ प्रमुख की तरफ से और आरएसएस प्रमुख के मंत्रों के बहाने हरीश रावत बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने अपने समय में इन मंत्रों का बखूबी प्रयोग किया था। हालांकि जब उत्तराखंड के अंदर चुनाव है 2022 के अंदर, तो उससे पहले वार पलटवार की परिस्थितियां हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं कि हरीश रावत लगातार तंज कसने का काम कर रहे हैं बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी वादा कर रही है कि 2022 के अंदर उसी की सरकार बखूबी बनेगी, क्योंकि लोगों पर भरोसा बीजेपी ने जीत लिया है और बीजेपी को वोट देने का काम जनता करेगी। लेकिन हरीश रावत इससे सहमत नहीं है। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनराज, हरीश रावत कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश रावत को हम देख रहे हैं कि पंजाब की अहम जिम्मेदारी उनको मिली हुई है। जो कलह पंजाब की चल रही है उसे सुलझाने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड के अंदर भी ध्यान दिया जा रहा है और कटाक्ष करने का काम किया जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर 2022 में कांग्रेस अपनी सरकार बना सके। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होती हुई नजर आ रही है। वहीं अभी हाल ही में हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जिस तरीके से मोहन भागवत उत्तराखंड आए थे और उन्होंने यहाँ पर जब अपनी सभा में साफ तौर पर 6 मंत्र कार्यकर्ताओं को देने की बात कही थी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को कही थी, तो कहीं ना कहीं उसको कटाक्ष करते हुए हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी उन मूल मंत्रों को भूल गई है जो 6 मंत्र भागवत दे के गए हैं, उन मंत्रों को भूल चुकी है। क्योंकि बीजेपी लगातार अपने पक्ष की बात करती है, ना कि जनता की बात करती है। वहीं हरीश रावत ने साफ तौर पे कहा है कि जो 2022 का चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर पर जो कांग्रेस है वो उभर कर सामने आएगी। अर्थ वहीं आपको ये भी बता दें कि जो उत्तराखंड का इतिहास है वो कहीं ना कहीं यही इतिहास है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, यानी कि जो सत्ता में सरकार होती है वो कभी वापस नहीं लौटती। तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा हरीश रावत साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस बार हरीश रावत ने साफ तौर पर कहा है कि अब की बार जो है कांग्रेस की बारी है, क्योंकि कांग्रेस को ही सरकार उत्तराखंड में बनानी है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए साफ तौर पर हरीश रावत जिस तरीके से बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही मानना है कि जो 2022 का चुनाव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में होगा और कांग्रेस अपनी सत्ता हासिल करेगी। जी हाँ, ठीक है धनराज, लेकिन वाकई हम देख रहे थे कि उत्तराखंड के अंदर इस तरीके से हरीश रावत नहीं रहे। पंजाब की जिम्मेदारी उन्हें खास तौर पर अहम दी गई, लेकिन उनकी बेटी वो बखूबी जिम्मेदारियां निभा रही थी। जब हम देख रहे थे कि कांग्रेस की लगातार चर्चाएं चली और देवेंद्र यादव का जिक्र भी करते हैं कि देवेंद्र यादव को भी काफी अहम जिम्मेदारी कांग्रेस के तौर पर उत्तराखंड के अंदर दी गई है, क्योंकि अपनी भूमिका में इस वक्त वो है। तो क्या खासकर आपको लगता है जमीनी स्तर पर कांग्रेस कितनी मजबूत है? इतिहास की बात करें तो इतिहास क्या दोहराया जाएगा या नहीं, ये तो खैर वक्त पता पाएगा। लेकिन लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला होगा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। जी हर्ष, बिल्कुल जिस तरीके से इस बार उत्तराखंड में लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तो पहले से ही मैदान में है। लेकिन वहीं इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दस्तक उत्तराखंड में दी है। और जिस तरीके से आपने देखा कि पंजाब के अंदर किस तरीके की फूट कांग्रेस के अंदर देखने को मिली और उत्तराखंड के अंदर भी इसी तरह की फूट कहीं ना कहीं अंदर खाने जरूर देखने को मिली है। और जिसको मैनेज करने के लिए हरीश रावत लगातार सामना करते रहे और तमाम जो देवेंद्र यादव है प्रभारी उत्तराखंड के, उन्होंने भी काफी मशक्कत की, जिसके बाद से कांग्रेस कहीं ना कहीं एक जगह टिकी हुई है। और साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से देवेंद्र यादव का भी यही कहना है कि इस बार कांग्रेस के अंदर कोई भी फूट ऐसी नहीं है कि जो कांग्रेस के विधायक है वो कहीं बीजेपी में जाए या हालांकि जो बीजेपी के विधायक है यशपाल आर्य कैबिनेट मंत्री थे और उनके बेटे संजीव आर्य जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में शामिल हुए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं कि चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है। अपडेट आपको फटाफट से दे देते हैं। दरअसल खबर यह है कि आपने दावा कर दिया है कि रोजगार गारंटी अभियान में युवाओं का समर्थन उसे हासिल हो रहा है। 6 दिन में 1,05,000 से ज्यादा युवाओं का पंजीकरण हो गया है, ये कहा जा रहा है। हालांकि आप पार्टी की सरकार बनने पर रोजगार देने का ऐलान
किया गया था केजरीवाल की तरफ से भी, लेकिन पंजीकरण युवा खासतौर पर अभी से करने लगे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर अब त्रिकोणीय मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस वक्त मैदान के अंदर है। और आम आदमी पार्टी क्या कुछ कर पाएगी ये तो 2022 के बाद का वक्त बता पाएगा, क्योंकि अभी दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता में कौन आ पाएगा ये जनता तय करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता बखूबी जानती है कि उसका भला कौन सी पार्टी कर सकती है, क्योंकि जनता ने बखूबी परखा हुआ है कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, लेकिन आम आदमी पार्टी नई पार्टी बनकर उभरेगी अगर सत्ता में आती है तो। विशाखा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त के बुलेटिन में जुड़ने के लिए। विशाखा, बीजेपी को लोग परख चुके हैं, कांग्रेस को लोग परख चुके हैं, इतिहास जो हम देखते रहे कि एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला आम आदमी पार्टी पर जनता का विश्वास करेगी। क्या हम आगे आने वाले समय में देखेंगे कि वाकई आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हो रही है, क्योंकि ये दावा ठोक रही है आम आदमी पार्टी कि युवाओं को लेकर जो वादा किया गया था, पंजीकरण 1 लाख से ऊपर युवाओं ने खासतौर पर कर दिया है। जी बिल्कुल हर्ष, देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से रोजगार गारंटी कार्ड अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत आम आदमी पार्टी की यह मुहिम है कि जो 18 से 35 वर्ष के जो युवा हैं उन तक पहुंचा जाए और रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में अपने लिए एक जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की जाए। और इसी को लेकर रोजगार को मुद्दा बनाकर हम अपनी पार्टी तमाम जो चुनावी रणनीति है अपनी वो कर रही है। और रोजगार गारंटी कार्ड अधिनियम अभियान के तहत आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि लगभग 6 दिनों के भीतर 1.5 लाख से जो अधिक पंजीकरण है 18 से 35 वर्ष के युवाओं के, वो अलग अलग जिले से आए हैं। इवन हर जिले का जो नंबर है, जो संख्या है, वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी करी गई है कि इस जिले से इतनी जो संख्या है वो युवाओं की पंजीकृत हुई है। लेकिन यह दावों में कितनी सच्चाई है और किस तरह से आम आदमी पार्टी इस चुनावी रणनीति के तहत कितना वोट बैंक साथ पाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों के अलावा एक तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को जरूर देखा जा रहा है। और जिस तरह से एक संगठन के तौर पर कहिए या अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करके कहिए एक नई पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में उभर रही है, तो हो सकता है कि जिस कुछ सीटें आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाली जाए या फिर एक तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को देखा जाए जनता के द्वारा, इस चुनाव में न सही अगले चुनाव में सही, लेकिन एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी जरूर सत्ता की ओर है वो बढ़ रही है। और आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा उत्तराखंड में तीसरी पार्टी भी जो है वो चुनाव की कतार में दिखेगी। ठीक है विशाखा, लेकिन हर एक पार्टी को खासतौर पर हम देखते हैं, चाहे फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, खैर आम आदमी पार्टी का जिक्र करा है, लेकिन हर एक पार्टी क्षेत्रीय आधार को साधने की कोशिश करती है, जातीय आधार को साधने की कोशिश करती है। कुमाऊं गढ़वाल रीजन को साधने की कोशिश तो हम देख रहे हैं कैसे पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जो विकास का मुद्दा है खासतौर पर वो कहीं ना कहीं रह जाता है, बिजली, सड़क, पानी। लेकिन आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि बिजली देंगे, सड़क देंगे, पानी देंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा और खासतौर पर रोजगार की बात तो आप सुन ही रही हैं। तो क्या वाकई हम देखेंगे कि हाँ जनता का भरोसा जीत पाएंगे केजरीवाल? क्योंकि दिल्ली का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि दिल्ली में जितना बेहतर काम किया गया है उतना हर एक राज्य में करेंगे जहां पर चुनाव हुए हैं, खासकर उत्तराखंड के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल की अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड की राजनीति अन्य राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। हम कह सकते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कार्य किए गए हैं उनकी जनता सराहना करी है और वही दिल्ली मॉडल लेकर हर राज्य में आम आदमी पार्टी पहुंचती है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की राजनीति की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ के क्षेत्रीय समीकरण, यहाँ के राजनीतिक समीकरण को बदलने की पूरी ताकत रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अभी तक सत्ता में इसीलिए दिग्गज पार्टी बनकर उभर रही है और अभी भी सत्ता में जो पूरी होड़ है वो लगी हुई है, क्योंकि दोनों ने तमाम जो क्षेत्रीय समीकरण है वो साधे हैं। उनके पास ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोग हैं जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की जो समीकरण है वो साधते हैं, ऐसे संगठन है जो पूरे उत्तराखंड के जो तमाम बिल्कुल। और इस समय कितनी कामयाब पार्टियां हो पाएंगी ये तो वक्त बता पाएगा। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात कोरोना के कहर की करते हैं, क्योंकि कोरोना का कहर हमने काफी देखा लेकिन वह हालात सामान्य हो रहे हैं।
देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी देखने को लगातार मिल रही है। 24 घंटे में 6 संक्रमित मामले सामने आ गए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे देते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 10 मरीज ठीक होकर अपने घर को वापसी जा चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 153 बताई जाती है, जो बहुत घट चुकी है। फिलहाल उत्तराखंड के अंदर सावधानी सतर्कता बढ़ती जा रही है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि कोरोना को लेकर हालात कैसे बने हुए हैं और आगे आने वाले समय में सरकार की तरफ से और बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि जहां पर भीड़ भाड़ हो रही है, खासतौर पर उन इलाकों की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके। चेहरे पर लोग मास्क लगा रहे हैं, साथ ही साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उत्तराखंड में हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, इसलिए 4 धाम की यात्रा को मंजूरी हाईकोर्ट की तरफ से भी दी गई थी। फिलहाल आपको जानकारी बड़ी दे रहे हैं। संचित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। संचित, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। संचित, क्या लगता है आपको, हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन क्या जनता वाकई समझ रही है कि हाँ कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो गया है? क्योंकि ये समझना अभी ठीक नहीं होगा। कोरोना का कहर हमने देखा, काफी तौर पर प्रभाव छोड़ गया जनता पर, लेकिन अब अगर आपने सावधानी सतर्कता नहीं बरती तो एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल सकता है, जो एक्सपर्ट कहते हैं खास तौर पर। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बात अगर उत्तराखंड की करें तो आप देखिए उत्तराखंड में लगातार जो कोरोना के केसेज है वो बिल्कुल कम होते नजर आ रहे हैं। देखिए, और मौत के जो आंकड़े हैं वो भी शून्य पर टिके हुए, और साथ ही साथ आप देखिए जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो भी घटती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड की जनता की अगर बात करें, उनकी जागरूकता ही है और सरकार के द्वारा जो चलाए गए अभियान है उन्हीं का नतीजा है कि उत्तराखंड के अंदर जो कोरोना है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए धरातल पे जो कार्य कोरोना को लेकर के होनी चाहिए सरकार द्वारा, वो भी पूरे होते नजर आ रहे हैं। चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के आप देखिए वैक्सीनेशन उत्तराखंड में कितनी तेजी से हो रहा है, और सरकार का जो लक्ष्य है कि नवंबर तक पूरे उत्तराखंड को फुली वैक्सीनेट करने का, उस लक्ष्य को भी सरकार पूरा करने की निश्चित रूप से सरकार द्वारा कहा जा रहा है। और इसका अनुमान अगर आंकड़ों से लगाया जाए तो हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इसको पूरा कर लेगी। साथ ही साथ अगर आपने बात मैं आपको जनता की करें कि जनता किस तरीके से इस वक्त मार्केट में, देखिए अब त्योहार का सीजन शुरू हुआ है, त्योहार का जब सीजन शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो एक दबाव होता है, जो एक भीड़ होती है वो ज्यादा हो जाती है, जिसको लेकर के जो तमाम तरीके के प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो प्रोटोकॉल टूटते हुए नजर आते हैं। तो ठीक है संचित, लेकिन एक सवाल का जवाब और दीजिएगा, क्योंकि काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर एरिया पर क्या तस्वीरें हैं। बॉर्डर एरिया, नारसन बॉर्डर हो या फिर अन्य बॉर्डर हो जो दिल्ली से लगते हो या फिर अन्य राज्यों से लगते हो, वहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और कोई भी अगर आ रहा है तो RT-PCR टेस्ट जरूर करवाया जा रहा है। क्या अभी भी वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं? RT-PCR टेस्ट अनिवार्य नहीं है, अगर आप उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, उसके आधार पर आपको एंट्री मिल जाएगी। देखिए आपको बताऊं, अगर बॉर्डर की चेकिंग की बात करें तो सरकार का अभी भी यही मानना है कि कोरोना, भले ही कोरोना की रफ्तार उत्तराखंड के अंदर कम हो गई है, लेकिन कोरोना कहर अभी भी खत्म नहीं हुआ। कोरोना अभी भी उत्तराखंड के अंदर से खत्म नहीं हुआ। जिस तरीके से अगर बात करें चेकिंग की, तो पुलिस प्रशासन को पूरी चेकिंग करने के लिए कहा गया है कि तमाम तरीके के बॉर्डर पे चेकिंग, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जो पर्यटक है वो उत्तराखंड के अंदर आते हैं, तो उसी का एक नतीजा है कि उत्तराखंड के अंदर जो पर्यटक आते हैं तो उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार उत्तराखंड के अंदर किसी भी तरीके की लापरवाही बरतने के लिए नहीं तैयार है। और उसी को देखते हुए सरकार लगातार जो कोरोना के जो केसेस हैं उसको घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर जो बॉर्डर चेकिंग की अगर बात करें तो बॉर्डर चेकिंग लगातार तमाम तरीके से पुलिस द्वारा की जा रही है, और उसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में कोरोना केसेस कम होते नजर आ रहे हैं। ठीक है संचित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात कोरोना से जुड़ी हुई खबरें करते हैं। दरअसल सीएम की तरफ से एक फरमान सुनाया गया है। धामी सरकार ने उत्तराखंड वासियों के लिए नया फरमान सुनाया है। खबर अच्छी है, क्योंकि कहा जाता है कि कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। खासतौर पर मृतक के विधिक वारिस के खाते में DBT के माध्यम से ये प्रक्रिया चलेगी। जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है, आपको बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार लगातार प्रतिबद्ध है जनता की समस्याओं को हल करने के लिए खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है, उसी कड़ी में एक बड़ी जानकारी आई है, वो आपको पहुंचा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। वो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि जल्द से जल्द मुआवजा राशि दे दी जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐलान तो कर दिया जाता है लेकिन मुआवजा राशि परिवार को मिलने में काफी लेट लतीफी हो जाती है, और इसी को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ उत्तराखंड इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त के बुलेटिन में जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र,
बात अगर करें हम कोरोना से जिन्होंने जान गंवा दी है, उनके परिजनों को पूरी सहायता देने की बात सीएम कर रहे हैं। 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को पैसा मिलते मिलते लेट लतीफी हो जाती है, सरकारी काम हो तो। पर सीएम की तरफ से कड़े निर्देश दिए गए हैं। क्या लगता है वाकई आपको जो तुरंत दिशा निर्देश दे दिए गए हैं उसका पालन कब तक कर दिया जाएगा? बिल्कुल हर्ष, देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो पुष्कर सिंह धामी की सरकार है इस मामले में बहुत बेहतरीन कही जा सकती है कि जो घोषणाएं करते हैं उस पर अमल जो है तुरंत शुरू हो जाता है। उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया तत्काल जिलाधिकारियों को इसके संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया और सीएम इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 7,000 से अधिक लोगों ने अपने जीवन को कोरोना के चलते यहाँ खोया है और 7,000 से अधिक का मतलब है कि कम से कम एक परिवार में अगर 4 लोग किसी व्यक्ति पे डिपेंड हो तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 28 से 30,000 लोगों को ये मदद जो है मिलेगी, एक तरह से राहत पहुंचाएगी। हालांकि किसी के जीवन का कोई मूल्य नहीं है और जो पुष्कर सिंह धामी है मुख्यमंत्री, बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री और इस बात को मानते हैं कि जीवन का कोई मूल्य नहीं है, जीवन के एवज में कुछ नहीं दिया जा सकता, लेकिन उनके जो दर्द है, जो दुख है, उनको कम करने के लिए सरकारों को प्रयास करना चाहिए। उसी के तहत उन्होंने ये प्रयास किया है और इस पे कार्रवाई शुरू कर दी गई है और खुद इसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो घोषणा है ये धरातल पे उतरेगी और वो लगभग 30,000 से अधिक लोगों को इसकी राहत मिलेगी और महसूस होगी। आपने देखा होगा कि कोरोना में किस तरह से लोग परेशान रहे, जब उनके परिवार का कमाऊ सदस्य कोरोना की चपेट में आके जान से हाथ धो बैठा तो किस तरह से उनके सामने रोजी रोटी की दिक्कत भी खड़ी हुई। तो सरकार के द्वारा की गई ये पहल, ये घोषणा बहुत ही मायने रखती है ऐसे परिवारों के लिए और कम से कम उन गरीब परिवारों के लिए जिनके लिए उनका कमाने वाला जो सदस्य चला गया, उनके लिए एक बड़ा संकट जीवन के सामने खड़ा हो गया था। तो ये बहुत मदद पहुंचाएगी। और इसमें जो आपने कहा कि मदद मिलने में टाइम लग जाता है, समय निकल जाता है, निश्चित रूप से सरकारी योजनाओं के साथ यह एक आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि वो धरातल पे उतरने में बड़ा समय लेती है, जब और तब उतरती है जब उनका महत्व कम हो जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार का इस पे पूरा ध्यान है कि ये समय से ये जो सहायता है लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल धीरेन्द्र, ध्यान होना भी चाहिए क्योंकि ये जनता कहीं ना कहीं सरकारों पर विश्वास करती है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। बढ़ते हैं आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है, वो आपको बताते हैं। दरअसल बड़ा बयान दिया गया है, खासतौर पर कहा गया कि 103 दिन में 330 से अधिक फैसले ले लिए गए हैं। 25 साल का युवा होने तक देश में नंबर 1 होगा उत्तराखंड और प्रदेश के हर वर्ग का विकास करना उनकी प्राथमिकता है। ये सीएम की तरफ से बयान दिया गया, जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि सीएम की तरफ से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम बयान भी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जो युवा हैं खासकर उत्तराखंड के, वो बेहतरीन प्रदर्शन हर बार करते हैं लेकिन सरकारें उन पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन उत्तराखंड में जब से बीजेपी की सरकार आई है युवाओं पे खासकर फोकस किया गया है और आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। ब्यूरो चीफ इस वक्त एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। धीरेन्द्र बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र, बड़ी बातें कही गई हैं, खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि युवाओं पर पूरा फोकस सरकार कर रही है। 103 दिन से ज्यादा का वक्त और बेहतरीन फैसले लिए गए हैं। क्या खासतौर पर आप कहेंगे, क्या जनता भरोसा एक बार फिर बीजेपी पे कर पाएगी? क्योंकि जब से पुष्कर सिंह धामी की सरकार आई है, क्या ये कह लीजिए कि बीजेपी की सरकार आई है, पुष्कर सिंह धामी का चेहरा आया है, जब से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं? बिल्कुल हर्ष, देखिए 21 साल का उत्तराखंड हो जाएगा अगले महीने, यानी 9 नवंबर 2021 को 21 साल का हो जाएगा उत्तराखंड। और सौभाग्य से देखिए मुख्यमंत्री 42 साल के आसपास के हैं या उससे कुछ अधिक, यानी जितने का उत्तराखंड है वह मुख्यमंत्री से भी युवा है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी जो अपेक्षाएं हैं मुख्यमंत्री से अधिक होंगी। तो निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसके केंद्र में कहीं न कहीं, फैसले के केंद्र में इसको जो लेने वाले लोग थे, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके मन में ये जरूर कहीं न कहीं रही होगी कि 21 साल का जो युवा उत्तराखंड है उसके युवाओं की अपेक्षा पे खरा उतरने वाला चेहरा ही उनको मुख्यमंत्री के तौर पे देना है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के लिए बहुत सारे काम करते रहे और युवा मोर्चा भाजपा के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे। उनका अगर राजनीतिक अनुभव की बात करें तो सबसे बड़ा यही प्लस पॉइंट था कि वो 2 बार लगातार बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के। और उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली लगभग 22,000 पदों पे भर्तियां करने का आदेश दे दिया, जिसमें अधिकतम जो चांस है वो युवाओं को ही मिलने वाला है। इसके साथ ही स्वरोजगार की तरफ भी उनका पूरा ध्यान है। और अब आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों ऋषिकेश एम्स में आए थे तो उन्होंने कहा कि 4 साल बाद जब 25 साल का
उत्तराखंड युवा होगा तो उस समय ये देश का नंबर 1 आइडियल स्टेट होना चाहिए। बिल्कुल, और उम्मीद की जा सकती है कि देश का नंबर 1 उत्तराखंड बन सके देश के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल धीरेन्द्र बता रहे थे कि क्या सीएम की तरफ से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और क्या उत्तराखंड के सीएम कह रहे हैं। फिलहाल एक बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको देते हैं। सीएम चन्नी ने एक विधायक के साथ विचार विमर्श किया है। पंजाब की जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा हलकों के मसले सुलझाने पर विचार किया जा रहा गया, चर्चा की गई। विधायकों को जिला प्रशासन की सहायता से सुविधा कैंप लगाने के दरअसल निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। अपने हलकों के अंदर कल्याण स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करें, सीएम की तरफ से आदेश दे दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं कि लगातार बैठकों का दौर हम देख रहे हैं जब सीएम की तरफ से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और खबर यह है कि विधायकों को जिला प्रशासन की सहायता से सुविधा कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं और विधानसभा हलकों के मसले सुलझाने पर विचार विमर्श किया गया है कि लोगों को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। फिलहाल आपको बड़ी जानकारी उस वक्त की दे रहे हैं, बैक टू बैक पंजाब से ये जानकारी मिल रही है। वो आपको बता रहे हैं कि सीएम चन्नी की तरफ से विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद तमाम बातें कही गई हैं कि विधानसभा हलकों में कोई भी मसला उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी मसला उत्पन्न हो रहा है तो उसका निवारण यानी हल तुरंत हो जाना चाहिए। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि सीएम की तरफ से कहा गया है कि अपने हलकों के अंदर कल्याण स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करें, जन जन तक जाएं, उनकी समस्याओं को देखने की कोशिश पंजाब की कांग्रेस करे। और इसी को लेकर खासतौर पर बैठक की गई थी और ये बैठक खासतौर पर विधायकों के साथ की गई थी ताकि विधानसभा हलकों के मसले सुलझाए जा सके। ये पंजाब के सीएम की तरफ से कहा गया है और आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी पंजाब के अंदर से दे रहे हैं कि पंजाब की सरकार क्या कुछ कर रही है। पंजाब की सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो किसानों को लेकर हो खास तौर पर और तमाम आम जनता को लेकर हो। बिजली पानी सड़क का जिक्र तो पंजाब के सीएम कर ही रहे हैं, लेकिन एक और जानकारी कि विधानसभा हलकों में कोई समस्या ना आए उसके लिए खासतौर पर बैठक की गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के सीएम की तरफ से जो मीटिंग की जा रही है उसका सीधा सीधा फायदा 2022 के समय में मिल पाएगा, क्योंकि 2022 के अंदर चुनाव है और चुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि क्या गतिविधियां इस वक्त हो रही हैं कि सीएम चन्नी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार बैक टू बैक बड़े फैसले सीएम चन्नी की तरफ से लिए जा रहे हैं। चलिए बड़ी जानकारी दे रहे हैं तो एक और खबर पंजाब से है। बीएसएफ का दायरा बढ़ा है, राजनीति का पारा कहीं ना कहीं चढ़ा है। बीएसएफ को तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार मिला है, जिसको लेकर सीएम चन्नी की तरफ से कई बातें कही गई हैं। वो आपको बता दें, पाक सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे पर बीएसएफ कार्रवाई कर सकेगी, इसी को लेकर ऐतराज जताया गया है और केंद्र के फैसले से पंजाब में सियासी उबाल आ गया है। ये जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। फिलहाल नवदीप छाबड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंजाब के रीजनल हेड हैं, हमारे सीनियर साथी भी हैं, फोन लाइन पर तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नवदीप, बैक टू बैक पंजाब से हम खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को। पहली खबर हमने बताई कि चन्नी के विधायकों के साथ विचार विमर्श किया गया और हलकों के अंदर खासतौर पर वो देखेंगे कि जनता को कोई समस्याएं ना हो। लेकिन दूसरी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, खासतौर पर उनकी तरफ से ऐतराज जताया गया है, जो बीएसएफ को और अधिकार मिला है उनका दायरा बढ़ा है। किस तरीके से इस खबर को आप खास तौर पर देखते हैं, क्योंकि केंद्र की तरफ से फैसला लिया गया और पंजाब के सीएम ने ऐतराज जताया? देखिए बिल्कुल हर्ष, क्योंकि बीएसएफ का जो सर्च अधिकार और खासतौर पर जो कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया वो खाली पंजाब नहीं है, कई और राज्यों के अंदर भी ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से फरमान जारी किया गया है। लेकिन अगर भौगोलिक स्थितियां देखें, अगर उन चीज को देखें तो पंजाब के अंदर अगर ऐसे हालात लागू किए जाते हैं, बीएसएफ को ऐसे अधिकार दिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है एक पैनिक जैसी स्थिति बनती है, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और यहाँ पर आप देखिए क्योंकि जो जीरो लाइन है, जो फेंसिंग लाइन है, उसके बिल्कुल ही पंजाब की आबादी जो है वो शुरू हो जाती है। वहाँ पर पंजाब पुलिस अमूमन कार्रवाई करती है, लॉ एंड ऑर्डर पंजाब पुलिस के पास है। लेकिन अगर वहाँ पर सीमा सुरक्षा बल या फिर और केंद्रीय जो बल, तो ये कहीं ना कहीं संकेत होगा कि पंजाब के हालात है। तो ये क्योंकि पंजाब के अंदर ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया है, इससे पहले। ठीक है नवदीप, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, फिलहाल आपसे लगातार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपने जो जानकारी दी है दर्शक समझ पाए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। आखिर खबर क्या है पंजाब से, हमारे सीनियर साथी आपको बताने की कोशिश करते हैं। गुलिस्तान न्यूज पर हर एक खबर आपको मिलती रहेगी। एक छोटे से ब्रेक लुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला बरकरार रहेगा।